Hello children, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic of SST chapter number 19, Political Developments under the Gupta's ruler. तो इस चैप्टर में हम गुप्ताज रूलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये जो गुप्ता पीरियड है ना, इसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। 1 मार्कर क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। गोल्डन एज इंडिया का क्या है? गुप्ता पीरियड है। लास्टेड फॉर 320 AD टू 540 AD। इतने साल चला है ये, और बहुत प्रोग्रेस की है इस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने। हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जिसके थ्रू हम ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं? दैट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, स्पेशली फाहियान के, डिफरेंट लिटरेचर्स हैं, कॉइन्स हैं, एंड एज वेल एज इंस्क्रिप्शन भी मौजूद हैं। आप देख सकते हो ये कॉइन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनके टाइम पे बना है। बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मौर्यन एम्पायर, आई एम टॉकिंग अबाउट गुप्ता एम्पायर। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि 320 टू 335 AD तक जिन्होंने रूल किया, इन्होंने मगधा जो है ना उसको असेंड किया था और गुप्ता डायनेस्टी बनाई थी विद श्रीगुप्ता। फर्स्ट किंग थे श्रीगुप्ता, ठीक है। देन इट रोज टू द प्रोमिनेंस व्हेन चंद्रगुप्ता वन बिकेम द रूलर। श्रीगुप्ता के टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी का आप ये कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त वन के टाइम पे इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर बियॉन्ड द टेरिटरीज। बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया, क्योंकि मगध जो महाजनपद था ना उससे भी बड़ा। फॉर दिस ही यूज द मैट्रीमोनियल अलायंस। बड़े चालाक थे। मैट्रीमोनियल अलायंस भी क्या, ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई करते रहो, दूसरों के साथ अच्छे संबंध भी रखो, शादियां भी कर लो, और फिर उससे भी आपके रिलेशन बन जाते हैं। तो उन्होंने किससे शादी की थी? उन्होंने शादी की कुमार देवी, एक प्रिंसेस थी लिच्छवी की, और वहाँ से उनका लिच्छवी जो आपका महाजनपद था उस पर भी कंट्रोल हो गया। अब इस लिच्छवी महाजनपद की वजह से उन्होंने आसपास की टेरिटरीज पे भी कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका एम्पायर पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और औध यहाँ तक भी पहुँच गया। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं हमें फाहियान की और अदर लिटरेचर में मिलते हैं। चंद्रगुप्त वन के बाद गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर आए, दैट वाज द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्त वन के जो बेटे थे, उनके जाने के बाद ये गद्दी पे बैठे, एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एबलेस्ट किंग। बहुत अच्छे राजा। समुद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बेटा हमें ना एक कोर्ट पोएट थे, दैट वाज द हरिसेना। हरिसेना ने एक पिलर पे, इलाहाबाद में वो पिलर है जिस पे उन्होंने प्रशस्ति लिखी है, जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, सेम ऐसे प्रशस्ति। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो इलाहाबाद पिलर, और इस पिलर पे ना इनग्रेव्ड है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्ता की इतनी तारीफ लिखी है, इतनी तारीफ, जिससे पता चलता है कि वो कितने एबलेस्ट किंग रहे होंगे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है, अपॉन दिस सिंगल रिकॉर्ड रेस्ट द नेम एंड फेम ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ द गंगा या गुप्ता एम्पायर। तो ये पूरी डिटेल इसमें आपको मिलती है। समुद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर को चारों डायरेक्शन में फैला दिया था, एंड ही ब्रॉट द नागा रूलर्स ऑफ मथुरा, ग्वालियर। इस तरीके से धीरे धीरे वो नॉर्थ को कंट्रोल करते गए। उन्होंने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया दक्कन का, और वहाँ पे भी उन्होंने रश्ड एरिया थी जबकि उसको भी कॉन्क्वेर किया। ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच। ये नहीं था कि बस हवा में छोड़ दिया, प्रैक्टिकल थे वो, हर चीज़ प्लानिंग से करते थे। उन्होंने अपनी टेरिटरीज को 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक वो जो टेरिटरी थी डायरेक्ट कंट्रोल में थी, और दूसरी जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। डायरेक्टली तो भाई उनका अपना राज्य, इनडायरेक्ट जो दूसरों का राज्य उन्होंने कॉन्क्वेर किया है तो उनसे कैसे टैक्स लेना है। तो इस तरीके से हिमालयन रीजन, नर्मदा रीजन, उनकी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ती गई आगे। तो समुद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द गुड रूलर एट दैट टाइम। लेकिन आप एक बात देखो, जो इनडायरेक्ट टेरिटरी थी जिनको उन्होंने कॉन्क्वेर किया था, रिटर्न टू द नेटिव किंग्स टू द रूल एज पर हिज इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन फॉर्म कर रखे थे कि भैया अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो ये किंगडम हम आपको वापस कर देंगे। तो उन्हें क्या बेनिफिट है? फिर वो उनसे टैक्स लेते थे। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। अब उन्होंने दक्कन का बहुत बड़ा पार्ट जो है कॉन्क्वर तो कर लिया था,
पर इन सारी टेरिटरीज को उन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल में रखा था, यानी कि अगर वहाँ के रूलर इनकी रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं तो वो टेरिटरीज के रूलर बने रहेंगे। इसी तरीके से नेपाल हो गया, कामरूप हो गया, आपका आसाम हो गया, बंगाल हो गया और आपका तराई रीजन हो गया, इन सबको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो कहने का मतलब क्या है, हाउ क्लेवर ही वॉज कि भाई डायरेक्टली मैं इतना बड़ा साम्राज्य तो संभाल नहीं सकता, इनडायरेक्टली तुम नाम के राजा बने रहो, लेकिन मुझे इतना टैक्स देते रहो। भाई मुझे टेरिटरी से क्या चाहिए, मुझे तो पैसा ही चाहिए और वो मुझे मिल रहा है बिना रूल ओवर किए, बिना टेंशन लिए। तो ही वॉज वेरी क्लेवर। So due to his successful campaign in all directions, Samudragupta is rightly termed as Napoleon of India. Please remark this, okay? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन थे, समुद्रगुप्ता। ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर टू, वॉरफेयर में भी बहुत ज़्यादा उनका मतलब कहते हैं ना कमांड अच्छी थी और वेलफेयर में भी। ही वॉज हिंदू येट ही अडॉप्टेड द टॉलरेंट व्यू टूवर्ड्स ऑल फेथ। हिंदू होने के बाद भी उन्होंने सभी धर्मों को जो है पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। ही हैड डिपिक्टेड होल्डिंग अ वीणा, हमें एक ऐसा मिला है पिक्चर उनका जहाँ वो वीणा को पकड़े हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो। तो ओवरऑल गुड पर्सनैलिटी ऑफ द समुद्रगुप्ता। अब समुद्रगुप्ता के बाद जो सक्सीड किए गुप्ता डायनेस्टी को, डैट वॉज चंद्रगुप्ता 2, 1 नहीं 2, थर्ड रूलर पे हम आ गए हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। ही इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। तो इस तरीके से बहुत सारी माइथोलॉजिकल ट्रेल्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्रगुप्ता इज सेड टू हैव द नवरत्न 9 gems इन हिज कोड। उनको बहुत शौक था कि अपने जो साम्राज्य था उसके अंदर, अपने कोड के अंदर वो नवरत्नों को रखें। आप ये एरिया देख रहे हो बेटा मैप में, आपको ये डॉट डॉट करके दिखाई हुई है ये एरिया पूरी की पूरी। ये जो एरिया है ये आपका उस समय एक्सटेंशन था गुप्ता एम्पायर का, एक बहुत बड़ा इंडिया और इंडिया के आसपास का एरिया उन्होंने कवर अप कर रखा था। Like his father, चंद्रगुप्ता too further expanded his empire। उन्होंने क्या किया, शाकास को हराया, गुजरात, सौराष्ट्र सब उन्होंने अपने अंदर ले लिए और इसीलिए उनको टाइटल दिया गया शाकारी, क्योंकि पूरा शाकास हरा दिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कैम्बे, सोपारा ये सारे पोर्ट भी जो हैं अपने कंट्रोल में कर लिए। अरेबियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया। सो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्ता 2 या विक्रमादित्य, ही वॉज द एबल रूलर। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज ऑल्सो लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उनके टाइम पे आपको पता है कालिदास, उनके एक नवरत्न थे। कालिदास बहुत फेमस है अपनी अभिज्ञानम शकुंतलम के लिए, ये उन्हीं के टाइम पे फ्लोरिश्ड हुए थे। इट वुड बी प्रेजेंटेड टू नो मोर अबाउट फाहियान एंड कालिदासा। गोल्डन एज ऑफ इंडिया अगर हम कहें ना तो ये विक्रमादित्य के टाइम पे यानी कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। फाहियान की बात करें तो नाम से सजेस्ट हो रहा है, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इंडिया आए थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉज में बहुत कुछ लिखा चंद्रगुप्त के रूल के बारे में। ही स्टेड हियर फॉर 15 years। बहुत सारे इंडिया के पार्ट को उन्होंने घूमा। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज़्म की शिक्षाओं को गेन करना। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इन द डिटेल डिफरेंट किंगडम्स इंक्लूडिंग द गुप्तास। उन्होंने उस समय की सोसाइटी के बारे में, ट्रेड, रिलीजन सब के बारे में लिखा। तो फाहियान का जो ट्रैवलिंग अकाउंट है वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है गुप्ता पीरियड की। उसके बाद कालिदासा की बात करें तो फाइन पोइट एंड द प्ले राइट। संस्कृत में जो उन्होंने लिखी अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, इतने बड़े बड़े जो इन्होंने लिखा। देन आपका ऋतु संभारा, इस तरीके की जो इन्होंने फाइन आप कह सकते हो एपिक्स लिखे। They were the finest art work, literary work. His last work is very popular and has been translated into many languages. जो शकुंतला की कहानी ना, भरत और शकुंतला की, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई। लेटर गुप्ता रूलर्स की बात करते हैं हम। चंद्रगुप्त 2 के बाद कौन से रूलर्स आए? देखो बेटा, लेटर गुप्ता लिखा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वो नहीं हुए होंगे। चंद्रगुप्त 2 यानी विक्रमादित्य के जो बेटे थे कुमार गुप्ता, और कुमार गुप्ता के बाद उनके जो बेटे थे स्कंद गुप्ता, ये रूलर बने।
गुप्ता डायनेस्टी को इन्होंने भी अपना इस्टेब्लिश किया अच्छे से, एफिशिएंट रूलर थे। समुद्र गुप्ता आपके जो स्कंद गुप्ता थे, ही क्रश द ह्यूनास द बारबेरिक ट्राइब ऑफ द सेंट्रल एशिया। ये उनकी अचीवमेंट थी कि सेंट्रल एशिया से ना बहुत क्रूअल एक ट्राइब जो है इंडिया में एंटर कर रही थी, ह्यून्स जिसे कहा जाता है। इन ह्यूनास को इन्होंने हटाया था, मारा था, हराया था। सो रूलर्स कमिंग आफ्टर दीज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एबल। तो इसीलिए धीरे धीरे जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो वीकेंड होती गई। And consequently the Gupta empire broke down into the many pieces and completely declined in about 540 AD। तो इतनी बड़ी डायनेस्टी का एंड भी हो गया। लेकिन गुप्ता एज को गोल्डन एज हम कहते हैं, इसके एविडेंस है। क्यों गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है? बिकॉज ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया ने हर फील्ड में, किसी एक फील्ड में नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आपका फार्मिंग हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके की मेडिकल साइंस हो, हर चीज़ में उन्होंने उस समय के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की है। एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो बेटा किंग कंसंट्रेटेड ऑल द पावर इन हिज ओन हैंड। फाइनल अथॉरिटी राजा होता था। हालांकि उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर होते थे, सबकी एडवाइस लेता था, लेकिन हाई साउंड हमेशा राजा की रहती थी। उसके बाद इन राजाओं ने अपने आप को टाइटल्स जो मिले थे ना, दैट इज़ महाराजा धीराज, सम्राट, इतने बड़े बड़े टाइटल अज्यूम कर रखे थे। टेरिटरी इन्होंने डिवाइड कर रखी थी। प्रोविंसेस को उस समय कहा जाता था भुक्टीज। प्रोविंसेस जो होती थी वो प्रिंस के अंडर होती थी। एंड नॉमिनेटेड पर्सन होते थे उपरिका महाराजा, यानी कि वही जैसे स्टेट बना दिया, स्टेट जो है उस समय प्रिंसेस के अंडर है, फिर प्रिंसेस ने भी नॉमिनेट कर दिया एक पर्सन को जिसे उपरिका महाराजा कहा गया। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट के हेड को वैश्यस कहा जाता था। एंड देन विलेज होती थी, स्मॉलेस्ट यूनिट, एज यूजुअल वी हैव स्टडीड। चीफ सोर्स ऑफ इनकम जो होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था। यहाँ पर क्या है, आप देखो मौर्यन एम्पायर में 1/6 जो है लैंड रेवेन्यू दिया जाता था, बट यहाँ पर 1/4 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, जितना भी होगा उसका 1/4 हिस्सा जो है वो ट्रेजर में जमा कराया जाता था। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत ऑनेस्ट थे, टैक्सेस टाइम पे जो है कलेक्ट होते थे। एंड इवन जो ऑफिसर्स, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उन्हें राजा भी लैंड ग्रांट करता था एज ए अवार्ड, ताकि वो जो है अच्छे से काम कर सकें। सो फाइयान हैज़ एडमायर्ड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हाईली। फाइयान ने कहा मैंने इससे अच्छा एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा है। इवन ही सेड द पनिशमेंट वर माइल्ड बट देयर वर हार्डली एनी क्राइम्स। कहते पनिशमेंट जो थी बहुत हल्की थी, कोई बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं थी उनके टाइम पे। डिस्पाइट ऑफ डैट क्राइम्स जो थे ना के बराबर थे। रोड सेफ थी, ट्रेडर्स आसानी से मूव कर सकते थे, कोई लुटेरे डाकू यहाँ पर नहीं आते थे। तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा एम्पायर रहा। सो लेट्स डू द एक कंपैरिजन स्टडीज ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कि दोनों में क्या कॉमन है या क्या कंपैरिजन है। एडमिनिस्ट्रेशन वो सिंपल बना रखा है 3 लेवल पे। मौर्यन में क्या था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल टायर, तो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन था। गुप्ता में देखोगे 2 टाइप्स की टेरिटरीज थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। यहाँ पे सारी टेरिटरीज जो हैं वो मौर्यन रूलर के अंडर हैं। गुप्ता में जो गवर्नर हैं प्रोविंसेस के, उनके पास पूरी पावर है, जबकि मौर्यन रूलर्स गेव लिमिटेड पावर टू देयर गवर्नर्स। देन ऑफिसर्स देखोगे गुप्ता में, दे वर गिवन द लैंड ग्रांट्स इन प्लेस ऑफ द सैलरीज, लेकिन मौर्यन एम्पायर में उन्हें सैलरी दी जाती थी। लॉज एंड पनिशमेंट जो थी वर लैक्स, माइल्ड, बट लॉज एंड पनिशमेंट अंडर द मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी हार्श। So that was the distinctive features or comparative study of the Gupta and Mauryan administration. Let's move to the society of the Gupta Empire. Faiyan as vividly describes the society. उन्होंने एक बात लिखी थी कि लोग उस समय सारे के सारे प्रॉस्पेरस थे, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी नज़र नहीं आती थी। चैरिटी जो थी बहुत दी जाती थी दान, टेम्पल्स को, हॉस्पिटल को,
इन जगह पे दान जो है, या इन सराय बनाई जाती है ना, जो लोग आते हैं उनके लिए धर्मशाला जो बनाई जाती है, तो इसके लिए दान दिया जाता था। लोग जो थे वो लॉ को मानते थे, वेजिटेरियन थे, ऑनेस्ट थे। इवन द चंडालास जो थे ना, लो कास्ट पीपल, दे लिव्ड आउटसाइड ऑफ द टाउन एंड वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, क्योंकि वो गंद साफ करने का काम करते थे तो उन्हें जो है अनटचेबल की तरह डिस्क्राइब किया जाता था। एंड दे वर नॉट वेजिटेरियन, बाकी पूरी पीपल वेजिटेरियन है वो नहीं थे। ऑल अदर पीपल जो थे वो सब मिलजुल कर प्यार से इस गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे रहते थे। ट्रेड और ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहा है। एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड भी बहुत फ्लोरिश हुआ है। रोड, वाटरवेज इतने अच्छे मेंटेन हुए कि हर तरीके का ट्रेड जो है आगे बढ़ा है। एंड इवन द ट्रेड कनेक्शन विद म्यांमार, कंबोडिया एंड जावा वी कैन सी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। रिलीजन की बात करें सो गुप्ता किंग्स जो थे वो हिंदू थे और उन्होंने हिंदुइज्म को स्प्रेड करने में, उसको प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। इवन दे वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु एंड परफॉर्म्ड वेरियस रिलीजियस सैक्रिफाइस, बहुत सारे यज्ञ करते थे वो। इम्पॉर्टेंट गॉड उस समय जो वर्शिप किए जाते थे, शिवा थे, शक्ति थी, इन सब की पूजा की जाती थी। लिबरल चैरिटी दी जाती थी ब्राह्मणों को और अदर रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था। इवन आप देखो देवगृह यानी कि टेम्पल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बिल्ड किए गए इस समय पे फॉर द वर्शिप पर्पस। साइंस और एजुकेशन की अगर हम बात करें सो गुप्ता रूलर्स पेड अटेंशन टू द एजुकेशन ऑल्सो। द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। फेमस एस्ट्रोनॉमर्स जो हमारे थे उस समय के, आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर गुप्ता पीरियड के थे। और आर्यभट्टा ने तो मैथ्स को एक तरीके से कह दो जन्म दिया है। मेडिकल साइंस भी इस समय इतनी प्रोग्रेस हुई थी कि आपकी ब्रह्मगुप्ता, वेगभट्टा और धन्वंतरी, इस समय ये जो धन्वंतरी थे ना जिनको हम आज भी मानते हैं, ये सब उसी समय पे डेवलप हुए हैं मेडिकल साइंस। डेसिमल सिस्टम इस समय आया। आयरन पिलर जो मेहरौली में आपका है विच हैज़ नॉट रस्टेड टिल नाउ, कि भैया जंग क्यों नहीं लगी, ओपन है वो। बाकी अगर आप देखो आयरन को तो बहुत जल्दी जंग लग जाती है, लेकिन मेहरौली में जो आयरन पिलर है उस पर आज तक जंग नहीं लगी। दैट इज़ द प्रूफ ऑफ द एडवांस नॉलेज इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। एजुकेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता, बट एजुकेशन विमेन के लिए जो थी ना वो ज़्यादा एडिक्वेट नहीं थी। और परहैप्स ड्यू टू द फ्रीक्वेंट वार, आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा वॉर में एंगेज थे तो इसलिए औरतों को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए थे। लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फील्ड भी गुप्ता ने नहीं छोड़ी है। चाहे लिटरेचर में हमने पढ़ रखा है कालिदासा रहे हों हमारे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, चाहे हमारे अदर राइटर्स हैं, बहुत सारे इसमें फेमस हुए हैं। द मृच्छकटिकम वॉज रिटन बाय शुद्राका, डैट वॉज ऑल्सो द फेमस। पंचतंत्र जो फाइन कलेक्शन है वंडरफुल एनिमल्स टेल का, आज भी हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, वो भी गुप्ता पीरियड में लिखी गई हैं। तो हम ये देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स, केव, टेम्पल्स और बहुत सारी किताबें इसी समय पे बनाई गई हैं, लिखी गई हैं। सो आर्ट, आर्किटेक्चर में भी कोई जवाब नहीं है इनका। आप यहाँ पर आओ और ये देखो अजंता केव्स, ये आज भी फेमस हैं, लोग इन्हें स्टडी करने आते हैं, देखने आते हैं। और फिर ये देवगढ़ का टेम्पल आप देखो कितना माइन्यूट वर्क किया हुआ है बेटा, उत्तर प्रदेश में है ये, और बहुत अच्छे स्कल्पचर इसमें बने हुए हैं। दिस शोज दैट द पेंटिंग और आर्ट और आर्किटेक्चर डन बाय ग्रेटली इन द गुप्ता पीरियड। तो देखा आपने सारी फील्ड में इन्होंने वर्क किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ द इंडिया। लेकिन डिक्लाइन इस डायनेस्टी का भी हुआ। अर्ली गुप्ता किंग्स जो थे बहुत एफिशिएंट थे, उन्होंने एक्सपेंड किया, अपनी एरिया को बहुत एमिनेंट पोजीशन पे लेके गए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का वॉज ग्रांटिंग द लैंड फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। धीरे धीरे जब उन्होंने लैंड दूसरों को देनी शुरू कर दी ना, वो धीरे धीरे लैंड को अपने कैप्चर में लेते गए। और बाद की जो गुप्ता रूलर आए वो इतना एफिशिएंट थे ही नहीं, इसलिए जितनी लैंड इन्होंने ग्रांट की थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बाद में ह्यूनास का भी अटैक हो गया स्कंदगुप्त के बाद। सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इट्स डिक्लाइन वॉज द टीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस।
अब लोगों को इन्होंने सिखा रखा था बिल्कुल ही नॉन वायलेंट हो जाओ, तो कहीं अटैक होता तो शांति से खड़े हो जाते थे। तो ये भी एक था कि बिल्कुल भी वायलेंट नहीं थे लोग। मैनी किंग्स फॉलोड बुद्धिज़्म एंड शन द वॉर, तो वॉर में बिलीव ही नहीं कर रहे थे, बुद्धिज़्म स्प्रेड होता जा रहा था, इसलिए भी बाहरी अटैक को ये लोग संभल नहीं पाए, ना समझ पाए। सो वेरियस रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, क्योंकि हर फील्ड में हमने इसमें प्रोग्रेस किया है। गुप्ता डायनेस्टी श्री गुप्ता ने फाइंड की थी, लेकिन जो प्रोमिनेंट रूलर रहे दैट वाज द चंद्रगुप्त फर्स्ट, और उनका मिलिट्री कैंपेन बहुत अच्छा रहा। समुद्रगुप्ता सबसे फेमस रहे, उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अर्ली गुप्तास जो थे वेरी क्लेवर थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल करते थे। चीफ सोर्स इन्फॉर्मेशन का गुप्ता पीरियड का जो है हमारे पास वो फाइयान का वर्क है। इसके अलावा कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन भी हैं। कालिदास नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, आप कह सकते हो, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। इवन हिज कोर्ट पोएट हरि सेना हैज रिटन द प्रयाग प्रशस्ति। साइंस और टेक्नोलॉजी हाइट पे थी गुप्ता पीरियड पे, but Gupta dynasty end in about 540 AD. So that's end for the chapter. I hope you understand. Please do the exercise carefully.